नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और मंगलवार के दिन आज हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो है बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाजार में थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 19,232 ये आज की ओपनिंग का लेवल था और 19,233 ये आज का इंट्राडे हाई, और उसके बाद से बाजार एक रेंज में काम करता रहा। लेकिन उसके बाद 19,064 ये आज का इंट्राडे लो है और अभी भी 44 अंक नीचे निफ्टी 19,096 का स्तर देखने को मिल रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो इस समय निफ्टी में 26 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 24 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक क्यों नहीं पा रहा है? क्या अभी भी बाजार में क्या आने वाले दिनों में एक और गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस आत्मविश्वास से बाजार को आगे बढ़ना चाहिए था उस तरह का आत्मविश्वास देखने को नहीं मिल रहा है। आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? बाजार में अभी खरीदें या बाजार से दूर रहें? खबरों वाले शेयर है क्योंकि बहुत सारे तिमाही नतीजे आ रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वजिंग स्टॉक्स में इस पर चर्चा करेंगे। वाह क्या आईपीओ में आज से एक और आईपीओ खुल रहा है, तो आईपीओ बाजार की सारी हलचल वाह क्या आईपीओ में होगी। और आज आपको बता दें कि जो है हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी, उनसे जानेंगे कंपनी की क्या कुछ विस्तार योजनाएं हैं। और साथ ही साथ आखिर में होगा चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट, जिसमें आज के एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में किन शेयरों पे भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। अविनाश गोरखकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज की इस चर्चा में हमारे साथ मजे रहेंगे। अविनाश जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। पहले तो सर बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। और इस बार आपने थोड़ा लंबा अरसा लिया और इस दौरान हमने काफ़ी वॉल्टिलिटी देखी बाजार के अंदर, बाजार नीचे गया, फिर उसके बाद रिकवरी भी आई, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वो कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वजह मान रहे हैं आप? और अभी बाजार से क्या दूरी बना के रखनी चाहिए या थोड़ा थोड़ा पैसे अभी डालते रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? विपुल, पहले तो गुड आफ्टरनून। पहली बात तो देखिए, बाजार में वॉलेटिलिटी नवंबर में इसलिए बढ़ी है क्योंकि अभी आपको सभी को पता है कि नवंबर के महीने में 5 स्टेट इलेक्शंस है। आई मीन काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, हो सकता है दिसंबर के आगे भी चलेगा। इसका मतलब है कि क्रूड के प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा। और अभी आज मेरे ख्याल से एफओएमसी की बैठक भी है, वहां पे क्या कमेंट्री आती है पोवेल साहब की, वो भी मार्केट क्लीनली वॉच करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स अभी मार्केट अवेट कर रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, खरीदने के मौके तो बाजार में काफी है, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, लेकिन जो नजरिया अभी इन्वेस्टर्स को लेना है वो थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे अवधि में शायद आपको इतना बड़ा रिटर्न ना मिले। तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना है, लेकिन अवधि जो है वो थोड़ी सी लंबी करनी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट्स में रहेगी। तो कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम को लेके अगर कोई निवेश करना चाहे तो अच्छे मौके हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड मार्केट में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आगे और भी बढ़ेगी। तो अगर आप निवेशक हैं, तो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश तो आप कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया आपको लंबा रखना पड़ेगा। बहुत छोटी अवधि में जिस तरह के रिटर्न हमने देखे वैसा अब बाजार इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां परिस्थितियां काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो चुनाव है, तो इन तमाम चीज़ों के चलते अभी थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए थोड़ा थोड़ा पैसे जो है आप डाल सकते हैं, वो भी लंबे समय के लिए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, तमाम सारे सवाल भी आ रहे हैं। और इस बीच सर आज हमने देखा कि फर्टिलाइज़र पैक के अंदर, पहले एक सवाल आपसे ले लेते हैं उसके बाद दर्शकों के पास जाएंगे। फर्टिलाइज़र पैक में आज काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर से जो मैंगलोर केमिकल के नतीजे आए हैं उसके बाद, चाहे फैक्ट हो या बाकी कंपनियां हो, उनमें काफ़ी अच्छा मूव। क्या यहाँ पर चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि अब हमास और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, उससे पहले रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा था, उसके चलते भी कीमतें फर्टिलाइज़र की बढ़ी हुई थी, तो क्या यहाँ पर ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर का जो डिमांड होती है वो मानसून रिलेटेड होती है, लेकिन जो ग्लोबल अभी सिनारियो बिल्ड हो रहा है, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद भी फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़े थे। अभी ये इजराइल हमास के वॉर के बाद भी ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक जो ग्लोबल फर्टिलाइजर की कीमतें वो बढ़ेगी, और उसका फायदा इंडियन कंपनीज को जरूर मिलेगा। हालांकि देखिए, आज बैंगलोर फर्टिलाइजर्स का जो नंबर आ गया, बहुत ही दमदार नंबर आ गए, और ये ऑपरेशनली बहुत अच्छे नंबर है, बहुत समय के बाद आ गए। तो ये मैं यही कहूंगा कि इनके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर ग्लोबली प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके लिए भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत मार्जिन में और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा बनने की पोटेंशियल रहेगी। तो डेफिनेटली आरसीएफ है, उसके बाद कोरोमंडल है,
फिर उसके बाद मैंगलोर फर्टिलाइजर, इसमें नजर रखिए, लंबा अवधि का प्लान रखिए। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स बढ़ते हैं, लोगों को शॉर्ट टर्म का ही नजरिया अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका नजरिया 6-8 महीना है तो अच्छी खासी कमाई आगे होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो लंबी अवधि के लिए ये फर्टिलाइजर पैक पे आप लोग नज़र बना करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। मोहित यादव जी का एक सवाल आया है, कह रहे हैं सर किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में, डायरेक्ट पैसे लगाएं या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें। तो एक बहुत बेसिक सवाल है और हमारे तमाम दर्शक भी समझना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो विकल्प हैं, तो अगर मुझे लंबी अवधि के लिए रुके रहना है तो क्या सीधे पैसे लगाना ठीक रहेगा या म्यूचुअल फंड के जरिए जाना सही रहेगा? ठीक है, पहली बात तो आपको रिटर्न कमाने के पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, अगर आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी मार्केट में झेल सकते हो, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट इक्विटी में डालना चाहिए। लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी से डरते हो, आपको बाजार का मूवमेंट से थोड़ा बहुत फिक्र होती है कि बाजार ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ऐसे निवेशकों को जिनको रिस्क कम लेना है उनके लिए म्यूचुअल फंड का रूट अच्छा है। तो दोनों विकल्प अच्छे हैं, लेकिन रिस्क अगर आपका ज्यादा है तो डायरेक्ट इक्विटी में डालना पैसा वाजिब है। तो अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और अपने जोखिम लेने की क्षमता को आप खुद तौलिए और उसके बाद से आप निर्णय कीजिए कि आप सीधे बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए। चलिए, श्रवण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। श्रवण जी नमस्कार। नमस्कार श्रवण जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ मिल रही बढ़िया है। है सर। क्या सवाल है सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, थोड़ी रुक आवाज के आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरे पास एबी कैपिटल के हैं शेयर 550। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है सर, पूछिए। हेलो। सर आपकी आवाज़ आ रही 30 है? पैसे मेरे जी। 70 के 30 पैसे पर एबी कैपिटल के शेयर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? और 2-3 साल 4 साल। ठीक, चलिए अब चूंकि एबीएसएल एएमसी के 634 रुपए पे 500 शेयर 520 शेयर है। अच्छा अच्छा, दूसरा कौन सी कंपनी बताई आपने? तो एबीएसएल एएमसी। अच्छा चलिए ठीक है, पहले इसको जरा आदित्य बिरला कैपिटल पे पहले बातचीत कर लेते हैं। 70 पे आपने लिए हुए कह रहे हैं आप, और 173 का भाव चल रहा है। 550 शेयर आपने लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर इनको मिल रहे हैं। तो अभी सर आपको अभी पैसे की आवश्यकता है, बेचना चाह रहे हैं क्या आप? ना 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 नहीं आवश्यकता है सर। पैसे की आवश्यकता नहीं है, पूछते हैं यहाँ पर क्या और बने रहना ठीक रहेगा या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर अभी पैसे की आवश्यकता नहीं है। 70 पे लेकर के 173 पे शेयर खड़ा है। एक साल में भी इसने अगर शेयर ने देखें तो करीब 48-49% का रिटर्न दिया है। अच्छे प्रॉफिट में है श्रवण जी। और क्या सलाह देंगे श्रवण जी को आपकी, अभी क्या और कितने समय तक होल्ड करें इसे? देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक में एंट्री की है और कंपनी भी अच्छी चुनी है। एबी कैपिटल में नंबर्स भी अभी मैं देख रहा था Q2 के काफी अच्छे आ गए हैं। यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है, लेकिन इनके पास 500 शेयर है, भाव ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनके कॉस्ट प्राइस से। तो कम से कम 20-25% होल्डिंग बेच लीजिए, आपका कैपिटल जो आपने पैसा लगाया वो निकाल लीजिए, बैलेंस के शेयर्स आपके मोरलेस फ्री हो जाएंगे। तो अगले 1.5-2 साल का नजरिया है, तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, बट मुनाफा वसूल जरूर करिए, क्योंकि आपका कैपिटल एक बार आता है तो फिर आपकी पोजीशन मार्केट में काफी एक स्ट्रांग पोजीशन रहेगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास रहेगा। ठीक, चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। राहुल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार। जी सर नमस्ते सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं। राहुल जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम झांसी से बात कर रहे हैं अच्छा, और झांसी से। कल आपका ये चैनल देखा था मैंने, अच्छा लगा। कल आपकी वो एक्सपर्ट आए थे, जी जी जी, ऑनलाइन अच्छा था। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप सर? नए बिगनर्स हैं अभी, तो हम इसे देख रहे थे। अभी 40-50 हजार रुपए लगाए हैं। अच्छा लेकिन अच्छा, अभी कुछ वो सब सारा मार्केट डाउन है, तो उसके पहले ही लगाए थे, तो अब सब माइनस में चल रहा है अभी तो फिलहाल। कोई बात नहीं। एमएमटीसी के भी लिए थे अपन ने 78 पे, तो एमएमटीसी वो अब अच्छा, लगभग हाँ 51 आ गया था। अभी हाँ। आता है 54 चल रहा है आज। जी 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 जी, तो उसके ज्यादा शेयर तो नहीं है, मतलब कुछ शेयर ऐसे लेके डाल लिए 20-20, 40-40, और IRFC के भी ले लिए बहुत सारे, और सुजलॉन के भी हैं ऐसे कुछ, मतलब देखिए अब शेयर। अब मेरे को ये जी सर जी, आपने जो कंपनियों के नाम बताए, एक तो आपने एमएमटीसी बताई। देखिए जब आप किसी कंपनी में जब निवेश करें तो थोड़ा उसका आगे पीछे देख लीजिए। जैसे आपने एमएमटीसी लिया, यहाँ पर उस 78 के आसपास आपने लिया और वो वहाँ पे खबर उसी समय के आसपास आई कि ये कंपनी को शायद सरकार बंद करने पर विचार कर रही है, तो उसके बाद से हमने देखा लोअर सर्किट लगने लगा।
सुजलॉन एनर्जी मुझे नहीं पता आपने किस भाव पर लिया, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि अभी आप करें सिमरॉन हाल। पे 32 पे लिया। अभी हाँ। सुजनॉल की 4-6 दिन पहले एक न्यूज आई थी जी, कि उसको कुछ 3 मेगा वो ऐसे कुछ बिल्कुल ऑर्डर मिले हुए हाँ, थे, इसको तो ऑर्डर मैंने मिले थे। 32 पे लिया था, 32 पे लिया था अब उसको। अब सुजलॉन के साथ एक ही दिक्कत हो सकती है कि भाई वो 6-7 रुपए से चलते हुए अब 32 पहुंच गया है, तो आपने थोड़ा ऊंचाई पर लिए हैं और बाजार इस समय थोड़ा सुस्त है। तो ये वो गलतियां हैं जो छोटी छोटी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूछ तो लेते हैं एक बार। सुजनॉल के संग मतलब 200 शेयर है उसके, ज्यादा नहीं है, तो उसको अभी हम और मतलब क्या करें, उसको निकालें आगे चल के, डिले रखें, होल्ड करें, क्या करें, ज्यादा चलिए तो नहीं ठीक है शेयर। ठीक ठीक है। वैसे आपका नजरिया क्या है? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। अविनाश जी हमारे साथ हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अविनाश सर, अभी ये इन्होंने नई नई शुरुआत की है, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ एक चुनाव जो इन्होंने शेयरों के किए उसमें एमएमटीसी है, सुजलॉन एनर्जी है, यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ पैसे डालने शुरू किए हैं, 40-50 हज़ार रुपये। शेयरों का चुनाव जब व्यक्ति शुरुआत कर रहा हो तो किस तरीके से करेगी ताकि पहला अनुभव खराब ना हो, और दूसरा इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? पहली बात तो देखिए, जैसे विपुल आपने कहा कि अगर आपको कोई कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव खबर मिलती है तो उस शेयर में पहले तो पैसा ना लगाए। जैसे मैंने भी सुना है कि एमएमटीसी गवर्नमेंट बंद करने वाली थी, उसके बाद कुछ क्लेरिफिकेशन आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि सुजलॉन जैसे शेयर में आपने अगर पैसा लगाया तो आपको काफी कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक जमाने में पेनी स्टॉक हुआ करता था, अभी काफी तेजी इसमें आ गई, लेकिन अभी भी कर्जा इनके बैलेंस शीट पे काफी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, पहले तो ऐसे कंपनीज में निवेश करिए जहां पे बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कर्जा कम है, डोमेस्टिक प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, और वेल एस्टेब्लिश प्लेयर्स पे पहला पैसा लगाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि नया नया अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको स्टेबिलिटी और ब्लू चिप में पैसा डालना चाहिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद भारत फौज है। तो ऐसी कंपनीज में निवेश आप करोगे ना तो आपका पैसा बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, अच्छी पूंजी बढ़ेगी। ऐसे पेनी स्टॉक्स में या ऐसे जो वोलेटाइल स्टॉक्स में आप पैसा बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इमीडिएट रिटर्न्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लॉन्गर टर्म में भी पैसा बनाना एक मुश्किल वाली बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि सुजलॉन से निकल के कोई दूसरा विकल्प में ये पैसा लगाएं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, या मान लीजिए कि भाई आपके पास अगर फेडरल बैंक है, या बड़े में आईसीआईसीआई बैंक है, तो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो पैसा आराम से अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो सर अभी आपके लिए फ़िलहाल सलाह यही है कि अभी अच्छे शेयरों में, सुरक्षित शेयरों में पैसे लगाएं ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपका पहला अनुभव शेयर बाज़ार के लिहाज से बेहतर साबित हो। तो जो कुछ एक नाम सुझाए गए हैं, आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से उसमें आप बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है सुशील आनंद जी ने एक प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक ईटीएफ में लंबे समय का निवेश क्या लाभदायक रहेगा, कृपया 1 साल का लक्ष्य बताएं। तो सुशील जी पीएसयू बैंक ईटीएफ में निवेश करना चाह रहे हैं सर, और 1 साल का ये अपना एक टारगेट रख रहे हैं, तो अभी क्या ये निवेश सुरक्षित रहेगा इनके लिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स का वैल्यूएशन अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ईटीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। मेरा तो मानना है कि देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो आप डायरेक्टली कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, ऐसे बैंक्स में पैसा जरूर लगाइए। क्योंकि देखिए, अभी छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक है, इन्होंने भी बहुत दमदार नंबर दिखाए, और हमारा मानना है कि अगले साल में बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी ईटीएफ आप खरीदना चाहते हो, कम से कम साल सवा साल का एक टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रिटर्न्स आपको साल भर में मिलने चाहिए। 1 साल में अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। सुब्रत पांडा जी कह रहे हैं कि सर रतनवीर प्रिसीजन के शेयर इन्होंने लिए हुए 1000 शेयर हैं 118 रुपये में, और ऐड भी करना ये चाह रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं क्या मुझे ऐड करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस लेवल पे करना चाहिए। रतनवीर अगर हम देखें तो अभी 124 रुपये के आसपास चल रहा है, आज 2% के आसपास की मजबूती है आज के इस बाजार में। पिछले 1 महीने में करीब 10-11% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। आप अगर ट्रैक करते हो सर, तो रतनवीर प्रिसीजन पे आपकी टिप्पणी, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल देखिए, कंपनी काफी अच्छी है, ये ऑटो कंपोनेंट्स में काम करती है, सोलर इंडस्ट्री को, विंड एनर्जी को केटर करती है, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि देखिए, ये जो सेक्टर्स को केटर करती है वहां पे डिमांड काफी अच्छी है। इनफैक्ट अभी हाल ही में दूसरे तिमाही के रिजल्ट्स आए थे, इन्होंने पहले फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 15-16 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अनुमान है कि पूरे साल का करीबन 35 से 36 करोड़ प्रॉफिट आएगा। पिछले साल 25 करोड़ का प्रॉफिट आया था। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 200 रुपए का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करें। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखें।
12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम सर आप रखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। संगीता जी का अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। संगीता सिंह जी ने भेजा है, ग्रेनुअल्स के ऊपर सर इनका सवाल है और इनके पास 2 साल से इन्होंने कह रही हैं कि इन्होंने लिया हुआ है, 2000 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीद का भाव है 355 रुपये। अब ये जानना चाह रही हैं कि अब क्या करें, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं। 355 पे इन्होंने ख़रीदा है, अभी 324, यानी अभी भी इनको 30-32 रुपये के आसपास का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सुस्ती रही है, पिछले 6 महीने में करीब 7-8% का रिटर्न दिया है। पूरे साल भर की बात करें तो शेयर में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं रहा, 13% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। अब ये थोड़ी सी परेशान हो रही हैं, क्या कह रही हैं कि निकलें या फिर बने रहें अभी? बिल्कुल, अगेन मेरे को शेयर का नाम बताइए प्लीज। ग्रेनुअल्स इंडिया सर, ग्रेनुअल्स इंडिया 355 पे इन्होंने लिया है और अभी 324 के आसपास चल रहा है। 2 साल से होल्ड कर रही हैं ये। नहीं, मेरे ख्याल से इनको स्टॉक में होल्ड करना चाहिए, अभी लॉस में पोजीशन मत काटिए। मुझे लग रहा है कि देखिए, होपफुली FY24 के सेकंड हाफ में जो यूएस मार्केट है वहां से इनको अच्छी बढ़त मिलेगी। और मेरे ख्याल से देखिए, कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, पुराने प्लेयर है। पिछले 6 महीने में थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर जरूर आया था, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री होने के बाद और मुझे लगता है कि आगे 6 मंथ का आउटलुक देखने के बाद लग तो रहा है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 6-12 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए, लॉस में पोजीशन मत काटिए, थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताना जरूर। थोड़ा समय और दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको लंबा समय लग गया लेकिन वक्त थोड़ा और दीजिए संगीता जी, आपके भाव भी आपते हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के। अभिमन्यु गुप्ता जी कह रहे हैं, सर नमस्ते। नमस्कार अभिमन्यु जी, कह रहे हैं मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर हैं, 400 शेयर, 95 रुपये 75 पैसे के भाव पर। येस बैंक के भी शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1000 शेयर, 18 रुपये 27 रुपये के भाव पर। और वो कह रहे हैं कि मैं एवरेज करना चाहता हूँ, अभी एवरेज कर लूँ, 1 साल का मेरा नज़रिया है। 95 पे सर IDFC फर्स्ट लिए हुए हैं, 82 का भाव है, एवरेज करना चाह रहे हैं, 1 साल का व्यू है। येस बैंक के भी शेयर हैं, इनमें से किस में एवरेज करना सही रहेगा और अभी आपको क्या लगता है, येस बैंक पे क्या बने रहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं इन्होंने येस बैंक कितने में लिया है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो जरूर एवरेज कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो यहाँ पे 130-140 का अच्छा अच्छी तरह से फेयर वैल्यू बन सकता है। बैंक बहुत ही अच्छी तरह से, अभी इनके दूसरे तिमाही के रिजल्ट्स आए थे, 35% प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 6% है। तो हर पैमाने पे बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है, अगले 6 महीने भी काफी अच्छे रहेंगे। और ऊपर से IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का विलय जो मर्जर है वो भी फाइनल हो चुका है, तो इसका भी फायदा IDFC फर्स्ट बैंक को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एवरेज करें, लेकिन नजरिया 12-15 महीने का रखें। चलिए, अब इस बीच जो है वीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीना जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते वीना अविनाश जी। जी, अविनाश जी ने आपकी आवाज़ अविनाश जी तक पहुंच गई है। और वीना जी कैसी हैं आप? ठीक है। अभी तो बाजार नीचे चल रहा है, बात नहीं हो पा रही थी। जी 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 जी। आज बताइए, अभी आपके पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा डाउन हुआ होगा इस गिरावट में तो? हाँ, लगभग 8% तक डाउन है मेरा। क्या कौन सा प्रश्न पूछना चाह रही हैं आज आप? मेरे पास HAL 2 स्टॉक के बारे में ओपिनियन जानना चाहती थी। जी, जी। एक तो हो गया HAL और दूसरा है MTAR टेक्नोलॉजीज। लगभग मेरे पास HAL के 46 शेयर्स है, 1500 के बाई प्राइस है मेरा। अच्छा। तो 20% के प्रॉफिट में हूँ। और MTAR टेक के मेरे पास लगभग 40,000 तक का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, 26 शेयर्स है, 1830 मेरा बाई प्राइस है। इस बीच ये दोनों में भी प्रॉफिट में मेरा थोड़ा कम हुआ है। हालांकि मैं लॉस में नहीं हूँ, प्रॉफिट में ही हूँ, मगर पहले 50% तक MTAR तक में प्रॉफिट में थी और HAL में और भी थोड़ा प्रॉफिट में थी। मेरा अभी पूछना सर से ये है कि ये मैं ऐसे ही होल्ड करूं या अगर कोई मार्केट में ऑल टाइम है, अगर कभी रीच होता है वो टाइम पे मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके बाद में एंटर करूं, क्योंकि ये इलेक्शन के वजह से जो भी वोलेटिलिटी की बात हो रही है, तो कोई मैं कल न्यूज में था कि 25% अगर मार्केट करेक्ट हो सकता है, तो मेरा प्रॉफिट ले न जाए मार्केट, इसकी चिंता है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये तमाम जो निवेशक हैं उनके मन की ये दुविधा है और उनके मन का ये सवाल है। सर, जो 2 शेयर हैं वो तो हैं ही हैं इनके पास जिस पर इनका सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर बाजार को गिरना ही है तो क्या पूरी तरह कैश में आ जाएं इस समय,
और वेट करें जब बाजार करेक्ट हो जाए, उसके बाद से फिर दोबारा एंट्री करें। अब इन्होंने एचएल लिए हुए हैं 1500 पे, 1800 का भाव है, प्रॉफिट में अभी भी हैं। एमटार इन्होंने 1800 पे लिया है, 2400 से ऊपर चल रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट में है। लेकिन इनको ये लग रहा है कि इस गिरावट में कहीं इनका जो मुनाफा जो इनको दिखाई दे रहा है वो गायब ना हो जाए। तो ऐसे तमाम दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे और वीना जी के लिए क्या सलाह रहेगी? पहली बात तो देखिए विपुल, दोनों शेयर जो इन्होंने खरीदे हैं बहुत ही बेहतरीन डिफेंस की कंपनीज है। अगर हम एचएएल की बात करें तो देखिए एचएएल के पास करीबन 60,000 करोड़ का ऑर्डर है। अभी तेजस जो एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया है ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी को, ये एयरफोर्स को सप्लाई करने वाले हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें तो देखिए इनका तो नॉट ओनली डिफेंस बट न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए भी, आई मीन सेक्टर्स के लिए भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो ऑर्डर बुक दोनों कंपनीज के पास बहुत मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट इन स्टॉक्स में आएगी, क्योंकि ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, ब्लू चिप्स है, तो यहाँ पे काफी अच्छे खरीदार खड़े होते हैं जब भी भाव थोड़ा बहुत गिरता है, तो यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए। और रही बात, देखिए ये 25% मार्केट गिरेगा, ये कल जेफरीज के जो मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट है इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी 2 स्टेट में हारती है, नवंबर में 5 स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे 2 स्टेट में अगर हारती है तो मार्केट 25% गिर सकता है। देखिए ये अनुमान है, अभी एक्चुअली क्या होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए 25% मार्केट को गिरना इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। सभी को पता है कि 16-16.5 करोड़ का हर महीने का एसआईपी आता है, तो ये पैसा आने के कारण मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल फिक्र करनी नहीं चाहिए। हालांकि हाँ, वोलेटिलिटी रहेगी, जैसे मैंने पहले भी मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन आपके पास अच्छे शेयर्स हैं तो आपको निवेशित रहना चाहिए। तो वीणा जी घबराइए नहीं, आप अगर लंबी अवधि की निवेशक हैं तो बने रहिए। वॉल्टिलिटी आती जाती रहेगी, आज ये इवेंट है, कल को हो सकता है कोई दूसरा इवेंट आने लगे, लेकिन बाजार में जिस तरीके से लिक्विडिटी बनी हुई है और आपने देखा तमाम विदेशी निवेशक नाराज हो गए, लेकिन हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बाजार को जो है पूरी तरीके से थामे हुए हैं। तो बने रहिए, उतार चढ़ाव बने रहेंगे बाजार के अंदर। चलिए अब जरा कुछ एक और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। अमन जी परेशान हैं। अमन जी कह रहे हैं IEX के इन्होंने 29 शेयर लिए हुए हैं और 157 के भाव में एवरेज करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो ये IEX को लेकर के सर जो एक नेगेटिव न्यूज़ आई उसके बाद से शेयर में उस तरह का मोमेंटम नहीं बन पाया और उसके बाद से लगातार दबाव में देखने को मिला। अब इन्होंने ले रखे हैं 157 रुपये पे, इन्होंने एवरेज किया हुआ है अपना शेयर को, जो है अभी 125 के आसपास चल रहा है। क्या वजह लगती है आपको, कब तक इसमें जान आती हुई दिखाई देगी दोबारा? देखिए पहली बात तो आपको समझना है कि IEX एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है और बहुत अच्छे मुनाफे का मार्जिन कमाती है, करीबन 90% का कामकाजी मुनाफे का मार्जिन है। प्लस जो इलेक्ट्रिक जो पावर ट्रेडिंग स्पेस है उसमें अभी कंपटीशन जरूर है, लेकिन अभी भी इनका मार्केट शेयर करीबन 90% है। तो देखिए बाजार में थोड़ा सा चिंता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो इनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एक अच्छा डेवलपमेंट जो अभी आने वाले फ्यू मंथ्स में जो आने वाला है IEX के लिए, वो कार्बन क्रेडिट का एक्सचेंज है। वो अगर आता है तो इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आपने 157 में लिया है, अभी 125 हो गया है, कम से कम टाइम फ्रेम लंबा रखिए, 12-15 महीने का टाइम फ्रेम आपके पास है तो लॉस पे पोजीशन मत काटिए, क्योंकि इस कंपनी में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और अपॉर्चुनिटी IEX के लिए भी काफी बड़ी रहेगी। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी अच्छी चुनी है आपने, लेकिन नजरिया 12-15 महीना रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक वोलेटाइल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा, ये आपके लिए सलाह है। नूरेन मंसूरी जी हैं हमारे साथ और उनका सवाल ये है। गुड आफ्टरनून विपुल सर, अविनाश सर, वेरी गुड आफ्टरनून। नूरेन जी कह रहे हैं कि सर LIC के IPO के टाइम पर 15 शेयर मेरे फ्रेंड्स के कहने पर इन्होंने ले लिए थे, अब LIC लगभग डाउन है, क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट। IPO में सर इन्होंने अप्लाई किया, बहुत लोग ऐसे हैं और जिस तरह का वो हाइप था और उसके बाद से अब लगातार डाउन जा रहा है। अब LIC का तो मार्केट शेयर भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके, अब प्राइवेट कंपनियां जो है वो थोड़ा ही सही पर जो है मार्केट शेयर उनका कैप्चर कर रही हैं। क्या करना चाहिए सर? इतनी मजबूत कंपनी, इतने अच्छे फंडामेंटल, बहुत सारे लोग ने कहा था सब्सक्राइब करने के लिए IPO में, लेकिन जिन लोगों ने लिए हुए हैं वो अब तक परेशान हैं, रो रहे हैं। देखिए पहली बात तो LIC का जो फ्लोटिंग स्टॉक है बिल्कुल, वो आप भी जानते होंगे कि पब्लिक फ्लोट हार्डली 2% है, 98% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत LIC की है कि देखिए जो भी पब्लिक इशू में उन्होंने पैसा रेस किया उसके बाद मैनेजमेंट ने कोई एग्रेसिवनेस मार्केट में दिखाया नहीं है। इनफैक्ट काफी कम एनालिस्ट कंपनीज को मिले हैं, प्लस जिस प्रकार की कमेंट्री इनके मैनेजमेंट ने दी है, लग तो रहा है कि कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में LIC में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है।
हालांकि देखिए इंश्योरेंस मार्केट काफी बड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इंडिया अभी भी एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। बट नजरिया अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो मेरे ख्याल से यहाँ से आप निकल सकते हो। अगर आपको 2 साल के ऊपर रखना है तो ही आप रख लीजिए, अदरवाइज दूसरे अच्छे विकल्प है। जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। यहाँ पे आप पैसा शिफ्ट करोगे तो पैसा डेफिनेटली अगले 6-12 महीने में आपको अच्छी तरह से रिटर्न दिखाएगा। बट एलआईसी में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। अगर 2 साल का नजरिया है तो ही इसमें निवेशित है। 2 साल का नज़रिया है तो ही इसमें आपको निवेशित रहना चाहिए, वरना फिर आप चाहें तो स्विच कर जाइए। तमाम बैंक्स वगैरह बताए गए हैं, वहाँ देखेंगे तो आपको जो है इस नुकसान की भरपाई हो सकता है हो जाए। अजय वर्मा जी की टिप्पणी आई करें, हेलो सर, आपका शो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि क्यूपिड में फ्रेश एंट्री अभी ली जा सकती है क्या? क्यूपिड के ऊपर इनका सवाल है। अभी शेयर खरीदा नहीं है, खरीदना चाह रहे हैं। आज 2.5-3% ऊपर है क्यूपिड लिमिटेड, 631 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है सर। पिछले 1 महीने के अंदर ये शेयर जो है 52% चला है। क्या कुछ एक्शन है सर? आप कुछ खबर इसमें है तो आपसे, अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए सर, क्या अभी ले सकते हैं एंट्री? देखिए 50% ये स्टॉक आपने कहा 1 महीने में बढ़ा है। आई थिंक ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद कोई टेक ओवर करेगा, यहाँ पे कोई नया इन्वेस्टर आएगा। बट जब भी कोई शेयर 50-52% 1 महीने में चलता है बिल्कुल, तभी आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए। देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्लस ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर खरीदना ही है तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करिए, क्योंकि 50-52% 1 महीने में बढ़ने के बाद आप अगर खरीदोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग मत करिए, यहाँ पे अगर है तो होल्ड करिए। अजय जी, आपने अब तक लिया नहीं है तो मत लीजिए सर। कहीं अगर आप फंस गए तो जितनी तेज़ी 1 महीने में 50% गया और इसका 25% भी करेक्ट हो गया प्रॉफिट बुकिंग में, तो फिर आपके लिए फिर वो जो है माला बन जाएगी। आपको फिर लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। रहने दीजिए सर, अभी फ्रेश एंट्री करने की आवश्यकता बिल्कुल आपके लिए नहीं है। चलिए, और इस बीच अच्छा ये साकिब अजमल साहब कह रहे हैं कि मेरा सवाल आपने नहीं लिया। अजमल साहब, सर ये ब्लू जेट के आईपीओ में, इनको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं। अब ये कह रहे हैं होल्ड करें या फिर लिस्टिंग पे निकाल दें। ब्लू डार्ट के आईपीओ पे हमने भी काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। मैनेजमेंट भी, ब्लू जेट माफ़ कीजिएगा, ब्लू डार्ट करें, उसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी और हमने काफ़ी डिटेल में कंपनी की विस्तार योजना पर बातचीत की थी। अभी क्या करना चाहिए सर, जिन लोगों को अलॉट हो गए हैं शेयर, उन्हें क्या मतलब लिस्टिंग पे निकल जाएं या फिर आपको लगता है कि होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए पहली बात तो जो निवेशक आईपीओ में पैसा लगाता है, बिल्कुल अगर वो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाता है तो उसको सोचना नहीं चाहिए। अभी मार्केट सेंटिमेंट अगर खराब है तो आपका जो आईपीओ है, जो ब्लू जेट इनको शेयर मिले हैं, वो मोटा मोटी आईपीओ के प्राइस के आसपास या थोड़ा सा मॉडरेट लिस्टिंग आपको देंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी मन बना लिया कि मेरे को सिर्फ लिस्टिंग गेन्स चाहिए, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन जो भी मिलते हैं निकल जाइए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो देखिए ये कंपनी काफी अच्छी है, वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपके पास कम से कम 6-12 महीना है और आप इसमें निवेशित रह सकते हो तो ही इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाइए। अदरवाइज लिस्टिंग गेन जो भी बनते हैं यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जो लोग लिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं उसको सोचना नहीं चाहिए कि वो 10% ऊपर खुला है या 15% खुला है। जो भी मिलता है वो एक एडिशनल एक फ्री गेन होता है, तो वो बात ध्यान में रखें। तो अपना आप थोड़ा नज़रिया आप देख लीजिए। कंपनी के बारे में बता दिया गया है, बाजार की स्थिति आप देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप खाली लिस्टिंग गेन के लिए, अजमल साहब, आपने पैसे लगाए हैं तो मिल रहा है मुनाफा तो बुक कर लीजिए। ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। और होल्ड कर सकते हैं तो रख रही। फंडामेंटल आपको बता ही दिए गए कि अच्छे हैं कंपनी के। चलिए, जब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत करते हैं और दीपक खत्री जी का सवाल लेते हैं। खत्री साहब कह रहे हैं एमएनएम के ऊपर जो है ये जानना चाह रहे हैं। अब आपने ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है? दीपक जी, आपने लिखा नहीं है, बस ये आपने लिख दिया कि एमएनएम और टीम लीज, ये 2 शेयर, इन पे राय जानना चाह रहे हैं। कह रहे मेरा 1 साल का नज़रिया है। अच्छा, मुझे खरीदना है अभी या फिर वेट करना चाहिए? एमएनएम और टीम लीज, ये 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं अपनी जो भी इनकी रिसर्च रही हो सर। और ये भी कह रहे हैं कि 1 साल का इनका नज़रिया है, तो अभी थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें करेक्ट होने का, या अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो आप करंट लेवल पे भी निवेश कर सकते हो। अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमको लग रहा है कि अगर आप 12 to 15 मंथ रखते हो तो 1700 का भी टारगेट पॉसिबल है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इनकी बाकी सारे जो सब्सिडरीज है, जैसे कि टेक महिंद्रा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक है, महिंद्रा सीआई है, काफी अच्छा बिजनेस इन्होंने फैला है। ऑटो एज वेल एज फार्म इक्विपमेंट में काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए और एसआईपी मोड से खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से नजरिया अगर 12-15 महीने रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई है। जी, चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ परशुराम जी जुड़े हैं, गोरखपुर से हैं। परशुराम जी नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं? सर ठीक है, आप ठीक हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। और बताइए आप क्या कर रहे हैं इस समय, कहाँ क्या काम करते हैं? सर हम वो एक साइड का वो डीलर हैं, एक साइड बैटरी नहीं होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है हाँ, सर। उसी का डीलर है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? सर रोज देखते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद सर। और जब आपको 1 लगे, बजे बैठ जाते हैं, 2 बजे तक कोई कुछ नहीं टेंशन, चुपचाप बैठ कर देखते रहते हैं रोज। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ये जो शब्द होते हैं यही ऊर्जा देते हैं कि कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो परशुराम जी, आज क्या पूछना चाह रहे हैं? और जब भी आपका मन करे पूछ लीजिए सर, कोशिश हमारी पूरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को सवाल दें। जी सर सोचते हैं कि और लोग भी पूछ ले, हम तो थोड़ा डेली सुनते रहते हैं, कभी मिस नहीं किए। चलिए बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। सोचते हैं क्या भीड़ में घुसा जाए, है ना सर। मेरा प्रश्न ये है, जी जी जी। ये अडानी विल्मर के हम 240 शेयर लिए थे 280 के भाव में, 380 के भाव में सर। 380 के भाव में आपने अदानी विल्मर लिया हुआ है? जी 240 शेयर है सर, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है तो जी। इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए रख लें या निकलें, क्या करें सर? वैसे आपने क्या सोचा था जब लिया था? तो कितने समय तक के लिए सोच के लिया था? सोच के लिए तक 1.5-2 साल तक रखेंगे इसको, और क्या है। अगर चलिए। अच्छा रहा तो और बढ़ा देंगे, आगे तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है परशुराम जी, हम अविनाश जी से पूछते हैं। सर, अदानी ग्रुप को लेकर के अभी भी जो रिपोर्ट आनी थी वो आई नहीं है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया गया है तो कभी तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बीच बीच में कुछ एक और चीज़ें, खबरें काफ़ी ज़्यादा बनी रहती हैं। अब विल्मर को कैसे देख रहे हैं सर आप? और अभी चूँकि इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 380 के आसपास के 60 रुपये पर शेयर का नुकसान है। होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा नुकसान बढ़ जाए। तो उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि अभी बने रहें या फिर नुकसान बुक करें? नहीं, मेरे ख्याल से अडानी विल्मर में ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट एफएमसीजी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छे ब्रांड्स है और सबसे बड़ी बात काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। अभी दिक्कत ये है कि इनकी मार्जिन थोड़े से घटे थे, क्योंकि एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस है, बेसिकली पाम ऑयल के जो प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल होता है, वो काफी बढ़ चुका था। प्लस मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, वैसे भी अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी चर्चे में है, क्योंकि जो हेडनबर्ग का रिपोर्ट है वो अभी नवंबर 24 को अनाउंस होने वाला है। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है फंडामेंटली अडानी विल्मर एक अच्छी कंपनी है, अच्छी वैल्यूएशंस अभी मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, री रेटिंग के लिए आपको 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहना पड़ेगा। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड मत एक्सपेक्ट करिए, थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा सर ये आपके लिए फिलहाल। तो अब देख लीजिए, आप अगर इतने समय तक नज़रिया आपको होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करिए।